कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज आए चुनावी नतीजों ने एक बार फिर से राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज के चुनावी नतीजों ने राहुल गांधी के 20 साल के करियर पर सबसे बड़ा ब्रेक लगा दिया है। आज के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में आखिर क्यों कांग्रेस पीछे चली जाती नजर आ रही है और आखिर कब राहुल गांधी राजनीति को सीरियसली लेंगे। आज के महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि राहुल गांधी और उनकी टीम का वो नैरेटिव काम नहीं आया जिसके बूते 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 48 में से 30 सीटें जीत ली थी। यानी 6 महीने के अंदर राहुल गांधी के सारे दांव महाराष्ट्र में फेल हो गए। ना संविधान लेकर घूमना काम आया, ना जातीय जनगणना का कार्ड चल पाया, ना झूठे वादे करने का कोई फायदा हुआ और ना ही महाराष्ट्र के नागपुर में जाकर पीएम मोदी आरएसएस पर हमला करना रंग लाया। या कहे राहुल गांधी की कोई रणनीति काम नहीं आई, सारी रणनीति फेल साबित हो गई और एक बार फिर राहुल गांधी को जनता ने आईना दिखा दिया है। तो आज के चुनावी नतीजों का असर राहुल गांधी की राजनीति पर, उनकी छवि पर क्या असर डालेगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका असर राहुल गांधी की छवि पर, उनकी राजनीति पर क्या पड़ेगा? देखिए, ये जो महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम है, महाराष्ट्र चुनाव का परिणाम और दूसरे चुनावों से अलग है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी मार्जिन से चुनाव जीती और कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि वहां पर हम नेतृत्व परिवर्तन कर देंगे, सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस वो नहीं कर पाई और हरियाणा में कांग्रेस के एफर्ट के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाए रखने में कामयाब रही। लेकिन वहां के परिणाम इस बात के लिए नहीं था कि हरियाणा में कोई बड़ा मुद्दा चला है। हरियाणा में रणनीति चली थी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जैसा नैरेटिव क्रिएट किया था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की, वो काम आ गया। हरियाणा में राहुल गांधी जितने दावे कर सकते थे उन्होंने किए, जितने वादे कर सकते थे उन्होंने किए, लेकिन फिर भी हरियाणा का चुनाव जो था वो कई मायने में और जगह के चुनावों से अलग था। वहां पर हिंदुओं के बीच भी एक दीवार खड़ी हुई थी, मतलब जाट और नन जाट वोटर। जाट का वर्चस्व है तो नन जाट जो है वो जाटों से डरे हुए थे, जिसको राहुल गांधी अपनी गोद में बिठाए हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में जो रणनीति थी 2014 के बाद से ही चेंज हो गई थी और वहां उन्होंने पहली बार गैर जाट सीएम दिया और उसके बाद वहां पर गैर जाट ओबीसी इकट्ठा हुए, दलित इकट्ठा हुए भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द। लेकिन यह जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो मुद्दों के आधार पर देखा जाए तो आगे के चुनावों में राहुल गांधी को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये खटाखट बाबा जो हैं वो यही वादे करते रहेंगे? क्या कांग्रेस की रणनीति जो रहेगी, एजेंडा रहेगा, मुद्दा रहेगा, वही पिछले मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाला रहेगा, या फिर इसके अंदर कुछ बदलाव होगा? क्योंकि कांग्रेस में तो विस्फोट है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी वही घिसे फूटे मुद्दे चला रहे हैं। उनको लगता है कि जो लालच प्रलोभन दिया जा सकता है वो उसको लंबे समय तक खींचा जा सकता है। लालच अलग चीजें होती है। लालच से अगर हर चुनाव जीता जा सकता था तो अरविंद केजरीवाल ने जैसे फ्री बीज की बात की और दिल्ली में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई अरविंद केजरीवाल की, वही जीत उत्तर प्रदेश में होता, वही जीत बिहार के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को होता, वही जीत वो दोहरा सकते थे गुजरात के चुनाव में और वही हरियाणा में भी होता। लेकिन इतने स्टेट में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, कहीं भी इनके इस खटाखट स्कीम जो फ्रीबीज वाला इनकी मानसिकता थी दिल्ली के बाहर नहीं चल पाई। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता लेकिन वहां मुद्दा फ्री वाला नहीं था, वहां मुद्दा कांग्रेस का एंटी इनकम्बेंसी और उससे पहले अकाली दल बादल की राजनीति, जो कि या तो कांग्रेस के हाथों में सत्ता होती थी या अकाली दल के हाथों में वहां होती थी और भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की सहयोगी पार्टी बनी रहती थी जो 5 से 10 सीटों के साथ वहां पर सत्ता में सहभागी रही। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल से भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट राजनीति की, यानी कि उन्होंने खालिस्तानियों का समर्थन किया।
अरविंद केजरीवाल खुद जाके खालिस्तानी नेताओं से मुलाकात की जो बेल पर बाहर था। ये तो खुद कुमार विश्वास भी बोलते हैं, जो उनके पार्टी में उस समय थे, कि कैसे ये लोग उनके साथ मिलजुल रहे थे। और ये नेता जो कि इतने बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं कि पंजाब को तोड़ने की साजिश करता है, और सारे गुरुद्वारों में कहीं ना कहीं इसका एक थोड़ा सा प्रभाव है जिसमें कुछ ना कुछ वोट प्रभावित कर सकता है, वो काम आया। वो इनका फ्रीबीज वहां पर काम नहीं आया, गुजरात में काम नहीं आया। तो अब ये जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं और ये लालच वाले मुद्दे होते हैं, इन दोनों में से जनता ने महाराष्ट्र में तय किया कि हम भावनाओं के साथ चलेंगे। और जब जनता उस भावनात्मक मुद्दे से जुड़ती है तो राजनीति में परिवर्तन होता है। जैसे 2014 के बाद से लगातार भावनात्मक रूप से मोदी के साथ जनता जुड़ी है, और 14 में भी मोदी जीत कर आए, 19 में भी आए, 24 में भी आए। अलग अलग स्टेट में स्थितियां थोड़ी बदलती रही, लेकिन इस बदलती हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी भी चुनाव में पहली बार एक मुद्दा ऐसा सामने लाया जिसमें अब इनके विचार में स्पष्टता आ गई। पहले वाली रणनीति नहीं थी। महाराष्ट्र में सीधे तौर पर कहा कि तुम्हें एक होना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र में सीधे तौर पर कहा बटोगे तो खत्म हो जाओगे, कट जाओगे। महाराष्ट्र में यह कहा कि देखो हम एक होने के लिए इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि एक होना तुम्हारी मजबूरी है, हम इसलिए एक होने के लिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे विपक्ष में, विरोध में जो बैठा हुआ है, जो हिंदुस्तान पर, उसकी राजनीति पर कब्जा करके बैठा हुआ था पहले से, वो ज्यादा एक्टिव हो गया है। वोट जिहाद, वहां पर मुसलमान इकट्ठा हो रहा है तो तुम्हें भी इकट्ठा होना पड़ेगा। पहले थोड़े विभाजित हुआ करते थे, लेकिन मुसलमानों को इकट्ठा होने के जो हिंदुओं के दिमाग में बिठाया गया, वो लगने लगा कि नहीं, अगर अब हम नहीं संभले तो इसके बाद संभलने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही यही पूरा का पूरा मुद्दा झारखंड में नहीं चल सका क्योंकि एक छोटा स्टेट है, बिखरा हुआ स्टेट है वो। वहां पर जैसे महाराष्ट्र और झारखंड में अंतर इस बात को लेकर है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग हैं, मराठी लोग हैं, और झारखंड में सिर्फ झारखंड के लोग नहीं हैं, 28% आदिवासी आबादी है। और उनको पूरी तरह से इस बात के लिए प्रभावित नहीं किया जा सकता कि तुम्हारी संस्कृति बदल रही है। वो धर्म बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं क्योंकि उनका झुकाव हिंदू के प्रति होगा या इस्लाम के प्रति होगा या क्रिश्चियनिटी के प्रति होगा। उनकी संस्कृति आदिवासी संस्कृति है, कोई स्थापित धर्म उनके पास नहीं है, तो उनको बरगलाया जाता है। और क्रिश्चियन मिशनरी भी बरगलाता है, यही मुसलमान भी बरगलाता है जो अभी चल रहा है झारखंड के अंदर। और इन सब के बीच सोरेन जैसे नेता भी बरगला देते हैं, तो उनके कंफ्यूजन अलग है। दूसरे तरफ जो झारखंड के शहरी आबादी है और जो कोल माइंस का एरिया है, वहां भी बाहरी लोग अच्छे खासे संख्या में हैं, तो उनको भी ये मुद्दा पूरी तरह से बांध नहीं पाता कि कैसे हम जमशेदपुर में रह के, रांची में रह के, बोकारो में रह के, धनबाद में रह के, झरिया में रह के, उन जगहों पर बिहार से आए हुए लोग, बाहर से आए हुए लोग, वो लोग राज्य के बदलते परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करेंगे या फिर राज्य की परिस्थितियां बदलेंगे। उनको इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। वो स्थानीय स्तर पर मुद्दे देखते हैं और उसके बाद कभी इधर कभी उधर पलट जाते हैं। तो लेकिन महाराष्ट्र का मुद्दा पूरी तरह से अलग था। वहां महाराष्ट्र के लोगों का मानना था कि जैसे ये मुसलमान निकल निकल कर आ रहे हैं, उसमें तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और ये जब मुद्दा ऐसे मुद्दा आधारित जीत होती है, ये नहीं कहा जा सकता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई या फिर एकनाथ शिंदे की जीत हुई या अजीत पवार जैसे लोगों की जीत हुई। ये पूरी तरीके से एक मुद्दे की जीत हुई है और वो मुद्दा है हिंदुत्व का। भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम सीटें मिली, 125 से ज्यादा सीटें, और ये मुद्दा आधारित जीत है। अगर यही सामान्य तरीके से इनकी रणनीति से जीत हो गई होती तो लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है, लेकिन क्या इस जीत को, हिंदुत्व को राहुल गांधी कभी समझ पाएंगे? अब यही समस्या है राहुल गांधी की। ये हिंदुत्व की जीत हुई। अब इस हिंदुत्व की जीत के बाद कांग्रेस में इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या हमें पहले की तरह ही मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी है जो राहुल गांधी करते हैं? क्या हमें सामान्य तरीके से लोगों को भरमा कर, यानी कि
जो खटाखट स्कीम चलाते हैं ये लोग, कि तत्काल प्रलोभन दिया कि 10,000 दे देंगे, 15,000 दे देंगे, साल में आपके अकाउंट में 1,00,000 आ जाएगा, इस योजना से 1,500 रुपया आ जाएगा। इन सारे योजनाओं का, इन सारे फ्री की योजनाओं का असर पड़ेगा कि या तत्काल किसी चुनाव में थोड़ा प्रभावित कर दिया, दूसरे में नहीं प्रभावित करेगा, या फिर हमें फिर से कांग्रेस को बदलना पड़ेगा। बदलने का मतलब यह है कि कांग्रेस को यह दिखाना पड़ेगा कि हम हिंदू विरोधी नहीं है, जैसा राहुल गांधी के समय में अभी की स्थितियों में दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी खुद का बयान भी वैसे ही देते हैं। राहुल गांधी एक है तो सेफ है के बदले ये एक है तो सेफ है अडानी के लिए बोला, यानी कि आप हिंदू एकता के खिलाफ जा रहे हो। आप जातीय सर्वेक्षण की बात करके, कास्ट सेंसस की बात करके हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जातियों में बांटकर उसे चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो राहुल गांधी का आइडिया है, उस आइडिया के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने मोर्चा खोल रखा है। अंदर से चल रहा है इस बात के लिए कि क्या राहुल गांधी को अब कांग्रेस का नेतृत्व संभाले रहना चाहिए या फिर आप साइड हो जाओ, आप एक स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस में रहो, लेकिन डिसीजन सारे के सारे आप मत लो। इस बात की चर्चा हो रही है। और साथ ही समस्या अब ये हो रही है कि क्या नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी के पास रहना चाहिए, क्योंकि आप संसद में जाओगे और फिर वही नैरेटिव क्रिएट करोगे। आपने पहले ही तैयार कर लिया कि हम हंगामा करेंगे अडानी के मुद्दे पर, जिस अडानी के मुद्दे पर इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद यह भी उसी समय घोषणा कर दी कि अब हम संसद के अंदर जाकर वहां पर इस मुद्दे को उठाएंगे। अब जब आप इस मुद्दे को उठाएंगे और उस समय होगा क्या, ये जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक है, इसके लिए जेपीसी बनी, जेपीसी की बैठकें अंतिम स्वरूप में आ गई है। 29 नवंबर को इसे रिपोर्ट पेश करना है, जिसके लिए जगदंबिका पाल ने कहा हमारे पास ड्राफ्ट तैयार है। और विपक्ष के सांसद हैं, वो कह रहे हैं 14 के 14 सांसद कि हम ओम बिरला स्पीकर से मिलेंगे और एक्सटेंशन की मांग करेंगे कि कुछ और बैठकों की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, 29 नवंबर को ड्राफ्ट आपको देना होगा। लगभग 34-35 संशोधन की बात हो रही है कि उसमें 34-35 संशोधन किए गए हैं। अब कंसेंसस अगर बनता है जेपीसी में तो भी ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है, वो अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद इसी सेशन में अगर वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश होता है और उस समय राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर लगातार हंगामा करते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पारित ना होने के लिए इन लोगों ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की। अब चर्चा इस बात के लिए कांग्रेस में है कि या तो आप वॉकआउट कर जाओ तो ये होगा कि हमने विरोध किया, लेकिन आप हंगामा करके बिल ही पेश ना होने दो, इसका मतलब है कि पूरी तरह से आप खतरनाक साजिश कर रहे हो मुसलमानों के कहने पर। तो ये जो अवधारणाएं चल रही है कांग्रेस के अंदर, उससे नाराजगी बढ़ी है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जैसे पहले थे, जिस तरीके से एक सांसद के तौर पर थे, संसद में आते नहीं आते, अटेंडेंस बनाते नहीं बनाते, कभी कभी कोई मुद्दे पर आ जाते थे, बीच में बोल के चले गए, उसी तरीके से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया जाना चाहिए और इनको वही पहले के सांसदों की तरह आए, कोई बड़े मुद्दे हो तो उस पर चर्चा करके बाहर चले जाएं। संसद के अंदर से कांग्रेस के खिलाफ ये अवधारणा लोगों के बीच न बनने दे कि ये संसद की कार्रवाई नहीं चलने देता, ये अपने एजेंडे पर काम करता है, ये विधेयक पेश नहीं होने देता, पारित नहीं होने देता, और न ही ये मुसलमानों के खिलाफ जो अभी एक सेंटीमेंट चल रहा है उसमें हिंदुओं के करीब जा पाता है। तो इसलिए राहुल गांधी पर दोहरा मार पड़ रहा है। एक तो कांग्रेस का नेतृत्व नाराज है, कांग्रेस के जो अलग अलग यूनिट्स के लीडर हैं, जैसे दिल्ली यूनिट्स के हो गए, कर्नाटक तेलंगाना से लेकर बिहार यूनिट तक, ये सारे लीडर अब सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के लिए बुलाते हैं और वो अपने पुराने मुद्दे पर चले आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा लोकल मुद्दा जो हावी हो सकता था वो अडानी, अंबानी और ये दूसरे इनके एपीजमेंट पॉलिटिक्स में दब के रह जाता है और फिर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा ले जाती है। तो इससे बढ़िया है कि राहुल गांधी को बक्से में बंद करो और कभी कभी इनको एक्सपोज होने का मौका दो। हर जगह पर राहुल गांधी का चेहरा मत दिखाओ, कभी कभी इनको लाओ, इनको एक विरासत के तौर पर कि गांधी परिवार का एक व्यक्ति है तो गांधी नेहरू परिवार का है, ये कभी आएगा सेंटिमेंट चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे सोनिया गांधी ये
पिछले जब 1991 के बाद से कुछ दिन राजनीति से संन्यास ली, उसके बाद फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आई। जब सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हुए थी तो वो क्या करते थे? सांसद वो भी थी रायबरेली की, वो यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, लेकिन चुनाव में 1 2 3 रैलियां करती थी और लोगों को ये दिखाई पड़ता था कि गांधी नेहरू खानदान का विरासत संभाले हुए है, तो सेंटीमेंट जो कांग्रेसियों को था वो जागता था। ज्यादा इन मामलों में, स्ट्रेटेजिकल मामले, मुद्दे मिल को लेकर वो हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसलिए ओल्ड ब्रिगेड भी परेशान है राहुल गांधी से, और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो रही है कि राहुल गांधी को पहले नेता प्रतिपक्ष का पद से हटाओ, उसके बाद इनके ऊपर पूरी कमान मत सौंप दो, आप एक नया अध्यक्ष लाओ, खड़गे को हटाओ, क्योंकि खड़गे एक नकारा निकम्मा टाइप का व्यक्ति है जो राहुल गांधी की चापलूसी करते हैं। उम्र भी ज्यादा है, भूल भी जाते हैं, वो बोल भी नहीं पाते, प्रचार भी नहीं कर पाते, प्रचार करने जाते हैं तो 4-5 बार बीमारी पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस में एक भूचाल आया हुआ है राहुल गांधी के कारण, और अगले कुछ दिन के अंदर ही ये भूचाल धीरे धीरे बाहर भी आएगा, क्योंकि कांग्रेस के अलग अलग यूनिट में विद्रोह का माहौल तैयार हो बिल्कुल, रहा इतनी है। शर्मनाक हार है कि राहुल गांधी को खुद नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन सर, जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहेंगे। इतना इंपॉर्टेंट दिन है, रिजल्ट का डे है, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरा गांधी परिवार शिमला में बैठा हुआ है। ये ऐसे मौके पर गांधी परिवार का यही हश्र होता है। अगर दिल्ली में रहेंगे तो भी दिल्ली में 10 जनपद में मीटिंग करते रहेंगे। इस बीच ये जयपुर से चलते हुए शिमला पहुंच गए हैं। ऐसे मौके पर पिछली बार भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब शिमला ही गई हुई थी। हरियाणा का चुनाव का परिणाम आने वाला था, तो ऐसे स्थितियों में ये लोग एकांत में चले जाते हैं कि किसी के सामने अगर पड़ गए, कांग्रेस के ही बड़े नेता के सामने, तो शर्माना तो राहुल गांधी को ही पड़ेगा, बेइज्जती तो उन्हीं की होगी, क्योंकि उन्हीं का नेतृत्व है। तो कुछ समय तक बाहर रहो और उसके बाद अपने चेले चपाटियों को बाहर निकालो, जो कांग्रेस में पहले ये बैटिंग कर सके कि देखो हमें ये मुद्दा उठाना है कि राहुल गांधी के कारण नहीं, नेतृत्व के कारण नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की इस गलती के कारण, सांप्रदायिक राजनीति के कारण इन मामलों में चुनाव हारे हैं। और फिर जब ये सब सुरक्षित चारों तरफ से हो जाते हैं, राहुल गांधी बिल से बाहर निकलेंगे और उसके बाद इन चमचों ने जो तैयार की है पृष्ठभूमि, उसी को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे ईवीएम में खेला हो गया, सांप्रदायिक राजनीति हो गई, सब मिलजुल कर कांग्रेस के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खराब कर दिया, लोकल लीडर की गलती है, वो प्रचार नहीं कर पाए। तो ये सारे मुद्दे राहुल गांधी को बचाने के लिए जब तैयार हो जाएंगे तो वो शिमला से चलता हुआ दिल्ली आएंगे और फिर वही राजनीति करना शुरू ओवरऑल करेंगे। हार से मुंह छिपाकर शिमला में बैठ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो आज आए चुनावी नतीजों ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी आज एक बार फिर कटघरे में खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व और रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं और अब तो कांग्रेस पार्टी भी समझ गई है कि राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति में कोई दम नहीं है। जनता ने राहुल गांधी को ठेंगा दिखा दिया है, सिरे से जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है और अब तो राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो राहुल गांधी की चुनावी हार पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।